नमस्कार बच्चों, देखो एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारी ऑनलाइन संभव क्लासेस के अंदर। और आप कंटिन्यू जो लेक्चर है वो देख रहे हो, तो हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो ह्यूमन सिस्टम है वो चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो पाचन तंत्र है उसके जो 3 लेक्चर है वो आपको भेज दिए। तो देखो अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र है, और मैंने ये बताया था कि मैं आपको मिक्स्ड पढ़ाऊंगा, अलग अलग जो है, जैसे आपके चैप्टर के अंदर अलग से ग्रंथियाँ दे रखी है ना, अलग से पाचन क्रिया दे रखी है, तो मैं आपको मिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। उस ऑर्गन के साथ साथ उसकी जो प्रोसेसिंग है या उससे स्त्रावित होने वाले जो एंजाइम्स है उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखो अपना जो है वो कहाँ तक हो गया था, ग्रसिका वाला जो पार्ट है वो मैंने समझा दिया था, और ग्रसिका के बाद में आमाशय भी कंप्लीट हो गया था। आमाशय के अंदर जो 3 भाग है और उन तीनों भागों से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स वगैरह है वो भी मैंने समझा दिया था। और उसके बाद में हम छोटी आंत में आ गए थे, और छोटी आंत के अंतर्गत हमने जो लीवर है, जो सहायक अंग है, मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती है। एक तो लार ग्रंथि होती है जो मैंने माउथ के अंदर बता दी। दूसरे प्रकार की जो सहायक ग्रंथि है वो होती है अपनी लीवर, यकृत, ओके, जो मैंने आपको समझा दिया। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। तो आज हम अग्नाशय ग्रंथि को पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम छोटी आंत को पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी आंत के प्रथम भाग जो ग्रहणी या ड्यूडेनम जिसको कहते हैं, उससे ये जुड़े रहते हैं दोनों ग्रंथियां। तो उससे पहले एक क्वेश्चन था, किसी आप में से ही किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन भी है उसका। तो देखो जो क्वेश्चन था वो क्या था, उस बच्चे का जो क्वेश्चन था वो था कि कसर मान लो पेट के अंदर जो अति अम्लता की जो कंडीशन होती है वो कैसे क्रिएट होती है, और उससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर उसके लिए क्या उपचार होता है। क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि जो आमाशय वाला जो भाग होता है, उस आमाशय वाले भाग में, इधर देखो मैं वापस बता दूं एक बार, ये जो आमाशय है, ये आमाशय इस तरीके से, तो आमाशय के भाग को मैंने 3 भागों में बांटा था। ये वाला जो भाग था वो था जिससे HCl का स्त्रावण होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक चीज और देखो, इसकी जो दीवारें होती है वो दीवारें मैंने बताया विदा श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। उसके अलावा इसके अंदर एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, है ना, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, जिससे ही HCl का स्त्रावण होता है। ओके, तो ये जो ऑक्जेंटिक जो सेल होती है वो HCl का स्त्रावण करती है। तो ये तो क्या करती है कि हमारे पेट के अंदर या हमने जो भोजन खाया है उस भोजन को अम्लीयता प्रदान करती है। लेकिन अम्लीयता प्रदान करती है, उससे क्या है, भोजन का जो भी सर्कुलेशन है या पाचन है वो, या टुकड़ों में बंटना या जीवाणुओं का मरना वो हो जाता है। उसके बाद में जब भोजन जो है किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे कायम की फॉर्म में रहता है। बताया भी था मैंने, जो बोलस है इसमें प्रवेश किया, कौन सा, बोलस, भोजन का कौन सा भाग, बोलस प्रवेश किया, और ये यहाँ से जब निकलेगा छोटी आंत के अंदर जाएगा तो ये कायम बन जाता है। तो यहाँ पे इस बोलस का जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो उस दौरान तुमने देखा होगा कि यहाँ पे जो भोजन है वो अम्लीय हो जाता है। ओके, लेकिन फिर आगे की तरफ ये आता है तो वापिस क्षारीय हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, पित्ता से या फिर पित्त की थैली से निकला हुआ जो पित्त रस है उसकी वजह से। ओके, यहाँ पे वापिस क्षारीयता ग्रहण कर लेता है। अब क्या होता है कि अति अम्लता का मतलब क्या है कि यदि मान लो कि किसी दिन आपने कोई हाई डाइट ली हो, है ना, और ये जनरली देखा जाता है कि जैसे अपने स्पेशल डाइट होती है और हम शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई 2-4 दिन का हम साथ ही खा लेते हैं अगर इतनी दूर आए हैं तो फिर क्या है कि अगले की बैंड बजाने के लिए आप क्या जम के खाते हो, हर प्रकार की भांति प्रकार की चीज़ें खाते हो। और आपने देखा होगा कि जनरली जो चीज़ें होती है उसके अंदर फैट की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है और प्लस में अम्लता ज़्यादा रहती है। अब अम्लता ज़्यादा रहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप फूडिंग मटेरियल यूज करते हो, लगभग जो चीज़ें होती है उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। हर प्रकार की जो चीज़ होती है, चाहे आप फ्रूट्स यूज करते हो, चाहे आप खाना जो भी यूज करते हो, उन सब के अंदर बेसिकली आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे आप दूध का अगर सेवन करते हो तो उसके अंदर भी तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, सेब वगैरह होती है, अगर सेब खाते हो तो उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है ना, आलू के अंदर भी पाया जाता है। इस प्रकार के जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें सब में अम्ल पाया जाता है। अब आप भांति प्रकार की अगर चीज़ें खाओगे और उसकी वजह से क्या होगा, पेट के अंदर अम्लता क्रिएट हो जाती है। भाई अम्लीय भोजन तो आपने खाया, उसके अलावा HCl का जो स्त्रावण होता है ना वो भोजन को देख के होता है, भाई कितना भोजन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो स्त्रावित होगा। तो यहाँ पे एक तो आप अम्लीय भोजन खा रहे हो, ऊपर से HCl का स्त्रावण भी आपके पेट के अंदर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा अम्लीय जो भोजन है वो यहाँ प्रवेश करता है इस जगह छोटी आंत के प्रथम भाग में। अब क्या होता है कि जो लीवर होता है, वो लीवर आपको मैंने बताया भी था, जो लीवर है वो पित्त रस का स्त्रावण करता है, जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं। पित्त रस जो बनाता है वो लीवर बनाता है। लेकिन क्या होता है कि जो लीवर है वो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त ऑर्गन होता है, इसके अंदर हर प्रकार की क्रियाएं होती है, इसके बहुत सारे मैंने कार्य बताए थे आपको। ये जो लीवर है, इस लीवर के मैंने बहुत सारे कार्य बताए थे, याद है आपको? कई एक तो जीवाणु जो पित्तरस होता है, उस पित्तरस के अंदर क्या है, जीवाणु को मारने की क्षमता भी होती है। उसके अलावा क्या होता है, स्वांगीकरण की प्रोसेस भी होती है, ठीक है, और ये पित्तरस तो बनाता ही है, ओके। उसके अलावा एक चीज़ और होती है, और पित्तरस जो बनाता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, ओके। और एक और काम करता है, जो पित्तरस होता है, उस पित्तरस के अंदर एक पदार्थ होता है जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ना, बिलीरुबिन, याद रखना इसको। बिलीरुबिन नामक एक पित्त वर्णक होता है जो इस लीवर से संश्लेषित होता है, अर्थात पित्तरस के अंदर ये जो बिलीरुबिन जो पदार्थ है वो पाया जाता है। और ये जो बिलीरुबिन जो पदार्थ होता है ना, ये जब इस खाने के साथ जाता है तो इसका कोई पाचन नहीं होता है, ये लगातार साथ जाता रहता है। और इसी की वजह से ये जो कलर होता है पीला रंग, मल का जो कलर होता है ना, मल का जो कलर होता है वो पीला रंग जो होता है मल का, वो इस पदार्थ की वजह से ही आता है। तो इस प्रकार से उसके अलावा देखो, स्वांगीकरण जो वर्ड लिखा है ये बहुत बढ़िया, इसके अंदर आपको अर्थ निकलेगा। स्वांगीकरण का मतलब ये होता है कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद में जो पदार्थ संश्लेषित हुए हैं या अवशोषित हुए हैं, अवशोषित पदार्थ है, वो बॉडी के किस भाग के अंदर जाके ऊर्जा बनाएंगे या किस भाग के अंदर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो डिसाइड करता है यकृत, क्योंकि ये टोटल जो एब्जॉर्ब जो चीज़ें होती है वो यकृत के पास आती है, लीवर के पास। और लीवर फिर बाद में क्या होता है कि बॉडी के प्रत्येक अंग को या फिर सेल को वो उसको बांटता रहता है कि इसको इतना प्रोटीन चाहिए, इसको इतना प्रोटीन चाहिए या इसको इतना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूरा डिसाइडेशन जो है वो इसके हाथ में रहता है, ओके। उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये हमारी प्रयोगशाला है, तो कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती है, ओके। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये व्यस्त भाग है, और इस व्यस्त भाग के होते हुए इससे जो पित्त रस निकलेगा, उस पित्त रस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन होती है वो कम ही होती है। यानी कि वो डेली जो आप भोजन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वहां से क्षारीय पित्त रस निकलेगा, इतना ज्यादा पित्त रस नहीं बन पाता है। और आपने जो भोजन खाया है वो हाई डाइट खाई है, उसमें अम्लता बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि ये क्षारीय पित्त रस इसके अंदर मिल तो जाता है, लेकिन क्या होता है ये पूरी उस अम्लता को खत्म नहीं कर पाता है, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर पाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अति अम्लता प्रदान जो भोजन है जो आपके आगे हाथ तक जाएगा उसका पाचन नहीं हो पाएगा। और यदि पाचन नहीं हो पाता है तो आगे फिर क्या होगा, अवशोषण भी नहीं होगा। यदि अवशोषण नहीं होगा तो पर फिर आगे ये बड़ी आंत में जाएगा तो वहां पे फिर जल का अवशोषण भी नहीं होगा। और यदि मान लो कि जल का अवशोषण भी नहीं होगा तो जो भोजन है ना, वो भोजन क्या रहेगा, पतला पतला तरल पदार्थ में रहेगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में दस्त कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, दस्त लगने लग जाते हैं, ठीक है, और उसका जी घबराता है तो उल्टी भी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दस्त के रूप में जो बॉडी का जो पानी होता है ना, पानी को अवशोषित क्यों किया जाता है, क्योंकि वो पानी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को। तो वो पानी क्या हुआ, अवशोषित हुआ नहीं और वो मल के साथ निकल गया, तो पानी शरीर के अंदर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कहते हैं, ओके। उसके अलावा क्या होती है, पेट के अंदर जलन लगने लग जाती है बहुत ज्यादा, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये भोजन पूरा है ना, तो बहुत ज्यादा अम्लीय भोजन है। अब सारी तो बाद में होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो अति अम्लता की जो कंडीशन आपको दिख रही है ना, वो कंडीशन उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा आमाशय है वो जलने लग जाता है, ओके। उसके अलावा एक चीज और देखो, ये भाग जो है ना, ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला पाइलोरिक रीजन था आमाशय का, वो भाग क्या कहलाता है, जठर भाग कहलाता है, गैस्ट्रिक भाग कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, इस भाग के अंदर गैस की प्रॉब्लम, जो गैस बनती है, अब अम्लीय ज्यादा हो गया तो गैस बनेगा, ओके। तो अगर गैस बनेगा तो उसको क्या होगा, उसके शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, ओके। तो ये जो संपूर्ण जो चीजें हैं जो आपने भोजन खाया है उसकी वजह से क्या होता है, अति अम्लता की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसका जो इलाज है, आपने देखा होगा कि आप बाहरी रूप से नॉर्मली आप जो लेते हो वो लेते हो, इनो पीते हो। तो ये इनो जो चीज है ना, ये इनो चीज क्या है पता आपको, ये इनो चीज है एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ। ये जो इनो आप पीते हो ना, वो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। वो इसीलिए पीते हैं कि अति अम्लीय जो भोजन होता है ना, उसको पित्त रस जो है ना वो क्षारीय पूरा नहीं बना पा रहा है। तो ये क्या है, अलग से आप
आप क्षारीय पदार्थ लोगे और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी अति अम्लता जो होती है वो खत्म होती है, वो न्यूट्रलाइज फॉर्म में आता है और हमारा जो पेट है वो ठीक हो जाता है कुछ देर बाद में। और उस दौरान हमारे को डकार वगैरह सी भी आती है, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि अंदर गैस बन रखी है, वो गैस क्या है, बाहर निकलती है। ओके, अब ये जो इनो होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है और जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो इसके अंदर कंटेंट आते हैं ना, इनो तो क्या है, कंपनी के नाम के हिसाब से बनाया है, लेकिन इसके अंदर जो रासायनिक जो पदार्थ आते हैं या जो क्षारीय पदार्थ आते हैं वो होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, शिया। ओके, तो ये होता है अति अम्लता यदि उत्पन्न होता है तो वो होता है हाइड्राइट की वजह से और HCl के ज़्यादा स्त्रावण की वजह से, और प्लस में यदि इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको खत्म करना है, तो हमारे को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना चाहिए। ओके, तो ये एक बच्चे का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन निकल चुके हैं आपके। ये एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। देखो एक क्वेश्चन कौन सा निकला है, बिलीरुबिन। मल का जो रंग है वो पीला करने वाला जो पदार्थ है वो होता है बिलीरुबिन, जो कहाँ से संश्लेषित होता है, लीवर से। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, पित्तरस में, और पित्तरस कहाँ से होता है, लीवर से स्रावित होता है। ओके, ये निकल गया। उसके अलावा देखो ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, कि भाई जो भी अम्लीय पदार्थ होते हैं पेट के अंदर, अति अम्लता को शांत करने के लिए जो क्षारीय पदार्थ दिया जाता है वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आगे हम चलते हैं। देखो हमारा जो पार्ट है वो क्या चल रहा था, हम पढ़ रहे थे लीवर, हमने पढ़ चुके हैं। लीवर के बाद में जैसे इस प्रकार से मैंने डायग्राम आपके बनाया था, और ये इस तरीके से आमाशय था। ओके, और इस आमाशय का जो ये भाग है, ये वाला, इसको हमने क्या बोला था, छोटे आंत का प्रथम भाग, जिसको मैंने क्या बोला, ड्यूडेनम या फिर ग्रहणी। तो ये जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी से इस साइड की ओर तो क्या जुड़ा हुआ है, हमारा लीवर वाला भाग जुड़ा हुआ है। ओके, और ये ब्लैडर है, इसको जैसे ब्लैडर कह देता हूँ, ये ब्लैडर इससे जुड़ा हुआ। ओके, तो ये तो हो गया गाल ब्लैडर, या फिर इसको क्या कहते हैं, पित्त की थैली। ओके, जिसके अंदर पित्तरस जो होता है ना वो क्या होता है, संश्लेष, पित्तरस का क्या होता है, स्टोरेज होता है। ओके, ये पूरी हटेगी। पित्तरस का क्या होता है, संश्लेषण होता है और स्टोरेज होता है। ठीक है, पित्तरस को बनाने वाला तो कौन है, लीवर, और स्टोरेज करने वाला कौन है, पित्ताशय। अब उसके अलावा भी तुमने देखा होगा कि इस साइड के अंदर एक और ग्रंथि होती है जिसको आपने बोला था अग्नाशय ग्रंथि। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो देखो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, आपने पढ़ा भी होगा, नाम सुना होगा छोटी क्लासों के अंदर, अग्नाशय ग्रंथि है ना, लैंगरहंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। और ये चीज़ आपने कब पढ़ी थी, अंतःस्रावी ग्रंथि में पढ़ी थी ये चीज़, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्योंकि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों है, क्योंकि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ना वो हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि क्यों है, क्योंकि बाह्य स्रावी जो ग्रंथियां होती है ना वो किसको बनाती है, एंजाइम को बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा एंजाइम और हार्मोन, इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों संश्लेषित होते हैं, दोनों स्रावित होते हैं। ये देखो, ये एक प्रकार की ऐसी मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर की जिसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम है दोनों निकलते हैं। तो देखो पहले एक बेसिक आइडिया जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन कौन से निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होने के दौरान क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को कमजोर फील करता है। तो एक हार्मोन होता है मधुमेह से संबंधित, उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल है जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, शुगर या ग्लूकोज के लेवल को क्या होता है, नियंत्रित करता है। ये वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। यदि मान लो इंसुलिन हार्मोन में यदि कमी हो जाती है, जो बेसिकली आपको उम्रदराज लोगों के अंदर देखने को मिलती है, तो उस दौरान आपने देखा होगा अलग से इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है, टैबलेट लेनी पड़ती है। ओके, तो यदि इनबैलेंस हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बीमारी क्रिएट होती है जिसको हम शुगर या मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, पूरा शरीर जो है वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है, वो गलने लग जाता है। ओके, तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से इस तरह होता है, हमारे शरीर की अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। एक हार्मोन और होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकेगोन, ये इसका विपरीत हार्मोन है, ग्लूकेगोन। तो ये हार्मोन भी क्या करता है, इनबैलेंस स्थिति को कंट्रोल करता है। तो दोनों हार्मोन जो है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन जो हार्मोन है, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है उस ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करते हैं। तो ये तो बेसिक आइडिया देना था, मैंने आपको बता दिया। हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है कि साहब इस ग्रंथि के द्वारा
कौन कौन से प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो देखो मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, जो ट्रिक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या कर रही है यहाँ पे, आपको ऐसा क्या लग रहा है। देखो अग्नाशय ग्रंथि एक लात मार रही है, इसके लात मारने की वजह से इधर की ओर धस गया। ठीक है, एक ट्रिक से बता रहा हूँ, लात वात कुछ नहीं होती है। अग्नाशय ग्रंथि ने लात मारी और ये जो अपनी जो ग्रहणी है वो क्या होगी, इधर अंदर की ओर धस गई, है ना। नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी आती ना तो धस गई। तो लात मारने के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस ग्रंथि के द्वारा जो है वो बेसिकली 3 हार्मोन और भी है बताऊंगा, लेकिन बेसिकली जो है वो 3 हार्मोन का स्त्रावण होता है, LAT। आपको इस तरीके से याद रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि छोटी आंत को क्या करती है, लात मारती है, तो LAT, है ना, लात के हिसाब से याद रखना है इसको। अब देखो यहाँ पे L जो है, ये L जो मैंने आपको L लिखा है, इस L का मतलब होता है लाइपेज एंजाइम। इंग्लिश में इसको लाइपेज एंजाइम बोलते हैं, एक ही टर्म है इसकी। ओके, पहला जो हार्मोन है वो है लाइपेज एंजाइम, और सॉरी हार्मोनी एंजाइम। और दूसरा जो A है वो क्या कहेगा, A का मतलब होता है यहाँ पे, ओके, हाँ ये देखो पहले T, देखो पहले T का मतलब क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइपेज और ट्रिप्सिन। ओके, और फिर तीसरा है A का मतलब होता है एमाइलेज एंजाइम या एमिलेज। एमिलेज भी कहते हैं इसको, या फिर इसका नाम एमाइलेज भी है। ओके, एमाइलेज। ये 3 हार्मोन है। तो देखो याद रखना, अगर ये आप एक एक वर्ड याद रखोगे तो आपको जो एंजाइम है वो भी याद रह जाएंगे। L का मतलब हो गया लाइपेज एंजाइम, A का मतलब हो गया एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम, T का मतलब हो गया ट्रिप्सिन एंजाइम। ओके, अब देखो उसके अलावा भी कई प्रकार के जो एंजाइम है वो निकलते हैं बेसिकली, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ही ये एंजाइम है। उसके अलावा देखो ट्रिप्सिन का भी एक और होता है जिसको हम बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन। एक और एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन। ओके, इसकी एक अलग ही फॉर्म होती है। तो ये हार्मोन भी, ये एंजाइम भी हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे स्त्रावित होता है। एक और होता है इससे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अगर ये याद हो तो कोई नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लात वाले एंजाइम है ना, ये तो याद रखने पड़ेंगे, है ना। लाइपेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन, ये इंपोर्टेंट है मेन। ओके, उसके बाद में 2 जो एंजाइम है वो हो रहे काइमोट्रिप्सिन, ये याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्सिन आपने याद रख रखा है, तो ट्रिप्सिन के आगे क्या हो गया, काइमोट्रिप्सिन। और एक हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये 5 आपको मैंने यहाँ पे एंजाइम बताए जो किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, हमारी अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। अब देखो ये एंजाइम, ये जो एंजाइम है, ये टोटल आपने जो पढ़े हैं ये पूरे एंजाइम है ना, ये एंजाइम मिलके क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से हो रहे सब के सब, तो वो एक ही चीज में इंक्लूड होंगे, सब एक ही जगह होंगे। तो एक जगह जब ये होते हैं अर्थात एक लिक्विड का निर्माण करते हैं, क्योंकि टोटल ये लिक्विड ही लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो जिसका निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस। इसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ओके, इसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। उससे क्या निकला था, पितरस को क्या बोला था, बाइल जूस या फिर पितरस। और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो निकलने वाले जो एंजाइम है या जो तरल पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ये वाले एंजाइम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये वाले कौन से, लाइपेज एंजाइम, एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके, तो ये क्या होता है, ये पूरे के पूरे एज ए पैनक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशयी जूस के रूप में वो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में डाल दिए जाते हैं। उधर से क्या आ रहा है आपको मैंने पहले बता दिया, उधर से जो हार्मोन आ रहे हैं वो मैंने बता दिए, कौन सा आ रहा है, पितरस आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, ये इतने सारे एंजाइम आ रहे हैं। और ऊपर से जो था अपना जो आमाशय था, उस आमाशय के जो अंतिम भाग था पाइलोइड रीजन, उसके अंदर 2 प्रकार के हार्मोन आपने पढ़े थे, पेप्सिन और रेनिन, जो दोनों केवल प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। ओके, अब देखो हमारे पास ये जो एंजाइम होते हैं ना, पितरस का तो मैंने कार्य बता दिया आपको, पितरस का तो केवल और केवल एक इमल्सिफिकेशन होता है जो वसा का पाचन करता है। ओके, केवल वसा का कुछ पाचन उसके अंदर होगा पितरस के द्वारा, बाकी पितरस का काम क्या है, सारीयता प्रदान करना भोजन को। ओके, अब जो मेनली जो अग्नाशयी जो रस है, उस रस से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम क्या होंगे, भोजन के पाचन में जिम्मेदार होंगे। तो इनका हमारे को इनकी प्रॉपर्टीज पता करनी है कि ये क्या क्या इसका किस चीज का पाचन करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, विटामिन का करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, तो ये हमारे को देखना है। तो देखो इधर एक एक लेता हूं। नंबर वन होता है लाइपेज एंजाइम। देखो
याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपटीशन लेवल और 10th में सब जगह। लाइपेज एंजाइम जो है ना वो हमेशा और हमेशा वसा का पाचन करेगा। लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और वसा का जो पाचन है वो पाचन करने के बाद में वसा को किस में चेंज कर देता है, वसीय अम्लों में। वसा जो है वो वसीय अम्लों में चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, लाइपेज एंजाइम की मदद से। ओके, तो वसा का जो पाचन है वो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज। तो पहला तो हो गया ये। अब पता भी लग गया आपको कि भैया वसा का पाचन हो रहा है। थोड़ा पाचन तो हुआ था किसमें, अमाशय के अंतिम भाग में, और बाकी का जो पाचन है वो कहाँ हो रहा है, इस भाग में। तो यहाँ इस भाग के अंदर वसा का संपूर्ण पाचन हो जाएगा। तो जितनी भी वसा है वो टोटल वसा लाइपेज एंजाइम की मदद से ग्रहणी वाले भाग के अंदर क्या होगी, पाचित हो जाएगी। दूसरा देखो, दूसरे प्रकार का एमिलेज, इधर देखो, ये एंजाइम आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, याद है आपको, जिसको हमने टाइलिन एंजाइम भी बोला था, एमाइलेज या एमिलिन या फिर एमिलेज या फिर टाइलिन एंजाइम। और ये आपको पता है कि ये स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च एक प्रकार का क्या है बताओ, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो है वो स्टार्च को किसमें चेंज कर देती है, माल्टोज या फिर ग्लूकोज में, माल्टोज कह दो या फिर इसको ग्लूकोज में कह दो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो किसमें होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरा वाला जो एंजाइम है, जो वहां पे तो क्या मुख के अंदर तो थोड़ा बहुत ही पाचन हुआ, ये मैंने बताया भी था आपको, कुछ मात्रा में स्टार्च का पाचन होता है, वो जल्दीबाजी में। ये तो है नहीं कि आप बहुत देर तक इसको भोजन को मुख के अंदर रखोगे, आप चगाओगे और खा लोगे, तो उतनी देर में जितना उसका स्टार्च का पाचन हो रहा है उतना तो हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी आपने स्टार्च इतना ही खाया, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, वो आपके पेट में जाएगा, तो पेट में जाने के बाद में फिर अंततः ये छोटी आंत के अंदर आने के बाद में यहीं पे पाचन इसका होगा। और इसको पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम है, एमिलेज एंजाइम। ओके, फिर बाद में था ट्रिप्सिन। तीसरा क्या था, ट्रिप्सिन। हाँ बेटा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताऊंगा। जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आपने प्रोटीन का पाचन ऊपर भी देख रखा है, आमाशय के अंतिम भाग के अंदर भी प्रोटीन का पाचन हुआ था, लेकिन वहां पे पाचन होता है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोटीन है, मैंने ये चीज भी बताई थी कि कोई भी जो चीज है ना, जैसे मान लो ये कोई चीज है दो टुकड़ों में टूटी, तो इसका मतलब ये थोड़ी इसका पाचन मान लिया, हाँ कुछ हद तक ये टूटा है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो इतने टुकड़ों को नहीं लेती है, फिर और पाचन हुआ, फिर और पाचन हुआ, फिर और पाचन हुआ, तो वो क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं, उसी को पाचन कहते हैं। ऐसे थोड़ी एक बार पाचन हो गया, टुकड़ा हो गया उसका, एक बार टूट गए तो उसका पाचन हो गया, वो कंप्लीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये क्या करता है, ये भी पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन को क्या होता है और भी छोटी इकाइयों में तोड़ता है। तो ट्रिप्सिन जो है ना वो भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को फिर बाद में किस में तोड़ता है, पेप्टाइड में तोड़ता है। ओके, पेप्टाइड में तोड़ता है। ओके, तो प्रोटीन को क्या तोड़ दिया उसने तो प्रोटीन को, जो हमारी पेप्सिन प्रोटीन थी, उसने प्रोटीन को किस में तोड़ा था, पेप्टोन में। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा था। अब पेप्टोन जो होती है ना, पेप्टोन या फिर प्रोटीन ही है वो एक प्रकार की, तो उसको किस में तोड़ दिया गया है, पेप्टाइड में। ओके, तो यहाँ पे भी प्रोटीन का पाचन हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन को पाचन करने वाले दो एंजाइमों के नाम लिखो। तो बेसिकली एक तो हो गया ट्रिप्सिन, एक हो गया वहां पे पेप्सिन। ओके, और एक रेनिन भी है, लेकिन वो दूध की जो प्रोटीन होती है ना, केसिन प्रोटीन, उसका पाचन करता है। अगला देखो, तीसरा हो गया। चौथा देखो, एक मैंने बताया था आपको काइमोट्रिप्सिन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सब। ओके, अब देखो काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन का पाचन ही करेगा, ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन और प्रोटीन को तोड़ेगा। जो ये पेप्टाइड है ना, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन ही है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे प्रोटीन लिख दो या फिर कोष्टक में इसको लिख देता हूँ पेप्टाइड। इस पेप्टाइड को फिर बाद में एटलिस्ट अमीनो अम्लों में तोड़ता है। अमीनो अम्ल, आपने नाम भी सुना होगा, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल ये है, ये लास्ट इकाई है जिसको हमारी बॉडी है क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, इसी को एक्सेप्ट करती है, बाकी प्रोटीन को नहीं करेगी। यदि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल के रूप में है ना, तो उसको वो एक्सेप्ट करती है, उससे एनर्जी बनती है। तो ये जो है अमीनो अम्ल, एटलीस्ट काइमोट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, इसको अमीनो अम्लों में तोड़ दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग वसा और जो प्रोटीन का जो पाचन है, वो वसा, प्रोटीन और कुछ हद तक इसमें स्टार्च आ गया, तो कार्बोहाइड्रेट का जो लगभग पाचन है कंप्लीट हो चुका है, और वो इसी के अंदर होता है। एक चीज और बताऊंगा देखो, ये तो हो गए अपने कि साहब ये जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है ना, वो इतने सारे
काम करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे ना, अब वो पढ़ेंगे हम छोटी आंत को, क्योंकि अभी तक मैंने छोटी आंत को पढ़ाया नहीं है। उसकी केवल एक्सेसरी ऑर्गन है जो हेल्पफुल है, पाचन के लिए जिम्मेदार है, उनको अभी मैंने आपको बताया। तो ये सब चीजें कहाँ पे है, टोटल चीजें, ये चीजें कहाँ पे है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये टोटल जो चीज है वो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। ओके अब देखो आगे चलते हैं हम आगे। अब हमारा जो चैप्टर ये टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके अब देखो, अब आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने ये वाला जो प्रथम भाग बताया था वो बताया था ग्रहणी, और इस ग्रहणी वाले भाग के अंदर क्या क्या मिल चुका है देखो, इधर से और इधर से। इधर से तो आया अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, और इधर से आया पित्तरस। ओके सब मिल गए, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ओके अब क्या होगा कि जो हमारी छोटी आंत होती है उस छोटी आंत के अंदर बहुत सारी चीजें होगी। इधर से और भी आया नहीं, ये तो साइडों में से आए दोनों। इधर से क्या है बताओ, कायम आया, कायम कर लो, भोजन आया इधर से, और अम्लीय प्रकृति का है तो भोजन आ चुका है। तरल पदार्थ इधर से भी आ गया, तरल पदार्थ इधर से भी आ गया, इसका आयतन बढ़ गया। किसका, भोजन का आयतन, सरफेस जो आयतन है वो अपने आप ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो भाग होता है वो कहलाता है जेजुनम, इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। ओके और जो अंतिम भाग होता है ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं इलियम। ओके तो अब क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है वो इतने सारे मेहमान उसके पास आ चुके हैं, जिन मेहमानों के अंदर एक तो क्या है, सारीय भोजन, क्योंकि अम्लीयता खत्म हो चुकी है उसकी, वो आ गया है। उसके अलावा अग्नाशयी रस आ चुका है। उसके अलावा तीसरा जो मेहमान है वो पित्तरस आ चुका है, बहुत सारा आयतन बढ़ चुका है उसका। तो वो क्या करती है, इसको फैलाती है, इस पूरे भोजन को इस तरीके से फैलाती है, पूरे छोटी आंत के अंदर इस तरीके से फैला लेती है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जेजुनम वाला जो पार्ट है ना, ग्रहणी वाले भाग में भी पाचन की कोई प्रोसेस नहीं होती, इतनी थोड़ा बहुत पाचन होता है। लेकिन जेजुनम वाला जो भाग होता है ना, वहां पे केवल भोजन फैला हुआ पड़ा रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब ये भोजन जो है वो इलियम वाले भाग में आता है ना, ये उसका क्या होता है, एग्जिट गेट है, क्योंकि इसके बाद में फिर क्या आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी। तो ये इसका जो है वो क्या है, एग्जिट गेट है। ये यहाँ से फिर बाद में बड़ी आंत की स्टार्टिंग हो जाती है। ये कौन सी आंत है, बड़ी आंत। तो यहाँ क्या होता है कि जो इलियम वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसके अंदर सर्वाधिक पाचन होगा। टोटल अभी जो चीजें आपको मैंने बताई है ना, वो इसी भाग के अंदर आके फिर अपना काम करती है। अभी इतने सारे एंजाइम मैंने बताया आपको, लाइपेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अग्नाशय, ये टोटल अग्नाशयी रस में है। उसके अलावा पित्तरस वगैरह है। ठीक है, तो पित्तरस ने यहाँ तो सारीयता दे दी, लेकिन जो वसा का पाचन भी तो करता है वो भी। तो कुल मिला के टोटल जो चीजें है वो यहीं पे पाचित होगी, इलियम वाले भाग के अंदर पाचन होगा उनका। अब देखो अभी भी मामला पूरा नहीं हुआ है। हमारी जो छोटी आंत होती है ना, उस छोटी आंत के द्वारा तो जो एंजाइम निकले वो तो बताया नहीं आपको। छोटी आंत भी तो कुछ करती होगी ना, ये थोड़ी है केवल ग्रहणी वो अग्नाशय वाले और पित्तरस से काम चला लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी आंत के द्वारा भी हार्मोन निकलते हैं। तो इधर देखो, अब मैं बता रहा हूं और आयतन बढ़ने वाला है, और इस आयतन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, छोटी आंत भी। तो देखो छोटी आंत के अंदर भी कई प्रकार के एंजाइम इस तरह होते हैं। छोटी आंत में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा मेनली मैं बता रहा हूं माल्टेज, छोटी आंत के एंजाइम लिख रहा हूं, जो किस में इंक्लूड होने वाले हैं, इसमें और आए भोजन के साथ। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये याद रह जाएंगे आपको है ना, गैलेक्टेज, ये देखो भैया, ये जो है बेसिकली चार प्रकार के, वैसे बहुत सारे और भी है, लेकिन मेनली जो है छोटी आंत के द्वारा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, गैलेक्टेज नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है। और ये जितने भी एंजाइम है ना, टोटल ये एंजाइम जो है वो क्या काम करेंगे मैं बता दूं आपको, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्योंकि आप सोच रहे थे कि यार प्रोटीन का पाचन करवा रहे हैं, प्रोटीन का पाचन तो वहां पे भी हुआ था, और प्रोटीन का पाचन देखो इस अग्नाशयी रस के द्वारा भी तो हो रहा है, ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं, और लिपिड का भी पाचन हो रहा है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, एक स्टार्च था छोटा सा,
उसका जरूर हुआ है, लेकिन मेनली बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में आप खाते हो, जो हमारी रोटी होती है ना, उस रोटी के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा निकलने वाले एंजाइम जिनका नाम है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और गैलेक्टेज। इधर देखो, छोटी आंत के हार्मोन एंजाइम क्या है? माल्टेज। तो देखो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, दूसरा देखो सुक्रोज, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको याद रह जाएंगे, सुक्रोज ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहां पे मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, फिर बाद में लैक्टोज पढ़ा होगा, लैक्टोज शर्करा है ना, तो लैक्टोज है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और गैलेक्टोज, ये हार्मोन के नाम नहीं लिखे, देखना भी, गैलेक्टोज हार्मोन के अंदर तो एक डंडी गायब हो जाएगी आपकी, देखना भी। ये देखो, अब मैं हार्मोन का नाम लिखूंगा। जो माल्टोज होता है ना, वो माल्टेज एंजाइम के द्वारा, माल्टेज अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, माल्टेज एंजाइम। ओके, ये किसके द्वारा निकला है? छोटी आंत की के द्वारा। सुक्रोज को कौन करता है? सुक्रेज, ये एंजाइम है। और लैक्टोज को कौन करता है? लैक्टेज, एक डंडी गायब कर दी, देखो टोज को टेज बना दिया। टेज वाले तो क्या है? ये तो एंजाइम, और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और गैलेक्टोज को गैलेक्टेज, गैलेक्टेज ये हो गए एंजाइम। अब इनका पाचन करता है, इनको जो तोड़ते हैं वो किस रूप में तोड़ते हैं? वो तोड़ते हैं ग्लूकोज में। टोटल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। ये भी ग्लूकोज में, और ये भी ग्लूकोज में, और ये भी ग्लूकोज में। तो आप समझ गए होंगे कि यदि क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन से भाग के द्वारा होता है या कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, तो आप बताओगे कि प्रोटीन का जो लगभग पाचन है वो अग्नाशयी रस के द्वारा स्त्रावित होने वाले 3 प्रकार के बेसिक हार्मोन लाइपेज और ट्रिप्सिन और एमिलेज, और उसके अलावा आमाशय के अंतिम भाग से पेप्सिन और रेनिन, इनके द्वारा होता है। और इनका कार्यस्थल भी आपको पता लग गया होगा। ओके, उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाले एंजाइम बताओ, या फिर किस जगह से इसके एंजाइम निकलते हैं या कहाँ पे इसका पाचन होता है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग में। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होगी? टोटल इलियम के अंदर। छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम, उस इलियम के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनका पाचन हो जाता है। तो अब तक धीरे धीरे करके हमने हर चीज का पाचन कर लिया है, प्रोटीन का कर लिया है, वसा का कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट का कर लिया है। ओके, तो सब चीजों का पाचन हो चुका है। अब जो है वो हमारा जो भोजन है, अब छोटी आंत में लगभग पाचन कंप्लीट हो चुका है। छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो चुका है, पाचन कंप्लीट। अब देखो बेटा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो चुका है। पाचन किसका? प्रोटीन का हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है और फैट का हो चुका है। टोटल इनका पाचन हो चुका है। उसके अलावा छोटी आंत का जो अंतिम भाग कहाँ हुआ है? ये टोटल पाचन कहाँ हुआ है? छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। अब यहीं से अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इतनी देर अभी तक अवशोषण का नाम नहीं लिया था, एब्जॉर्प्शन का। अभी तो पाचन ही पाचन कर रहे थे, क्योंकि अभी बताऊंगा आपको बाद में कि जो पाचन तंत्र है या पाचन की जो क्रिया है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग था वो तो ये था कि उसने भोजन ग्रहण कर लिया है। दूसरा भाग था पाचन हो रहा है उसका, तो पाचन हो चुका है। तीसरा भाग आता है अवशोषण का, क्योंकि जो चीजें हम पाचन किसके लिए कर रहे हैं, उन इंपोर्टेंट जो चीज है हमारे वसा, प्रोटीन, विटामिन, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कर रहे हैं, अवशोषित करने के लिए कर रहे हैं। तो यहीं पे पाचन कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ पे अवशोषण भी स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ भागादौड़ी स्टार्ट हो जाती है। शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती है उसके पास में, इलियम के आवास में, कि भाई दे दे मुझे प्रोटीन, दे दे मुझे फैट, दे दे मुझे कार्बोहाइड्रेट दे। तो यहीं से अवशोषण भी स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, इलियम छोटी आंत का ऐसा भाग है जहाँ पाचन कंप्लीट हो जाता है और प्लस में अवशोषण भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब इलियम वाले भाग के अंदर ये जो टोटल चीजें हैं, प्रोटीन वगैरह, ये प्रोटीन और फैट और क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तीनों का क्या हो गया, अवशोषण हो चुका है। अब भोजन में क्या बचा भाई? कुछ नहीं बचा। तो अब भोजन में कुछ नहीं बचा, तो अब जो ये भोजन है ना, जो कायम था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस छोटी आंत से निकलेगा भोजन, और उस भोजन को बोलते हैं कायल। और कायल जो है वास्तव में एक मल का रूप है जिसके अंदर बिलीरुबिन पदार्थ मिला हुआ है। ये कहीं पाचन नहीं हुआ, बिलीरुबिन पदार्थ मिला हुआ है। तो अब ये जो कायल है ना, ये कायल किस भाग में है? बड़ी आंत में
है। ये बड़ी आंत के अंदर प्रवेश कर चुका है कौन सा भोजन? कायल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से मल बोलते हैं। लेकिन क्या है कि बड़ी आंत के अंदर भी कुछ तो होगा, इसीलिए तो ऑर्गन दे रखा है। तो मैं बता दूं आपको, जो बड़ी आंत है केवल और केवल अवशोषण का काम करती है, वो भी जल का। अभी आपको मैंने बताया भी था, एसिडिटी के अंदर या डिहाइड्रेशन में जल का अवशोषण, यानी कि उस कायल या फिर मल वाला जो पार्ट है, भोजन है, वो भोजन बड़ी आंत में प्रवेश कर चुका है। और बड़ी आंत के अंदर कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, इस तरेलीय जो कायल है इसमें से क्या होगी, जल को अवशोषित कर लेगी। और जल को अवशोषित यदि कर लेगी तो आपको बताया जो भोजन है वो किस रूप में हो गया, दृढ़ रूप में। और दृढ़ रूप में क्या होता है, मल ही होता है। तो एटलीस्ट जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत का केवल एक ही कार्य है, क्या है, वो जल का अवशोषण करना। बाकी पाचन नहीं करती है बड़ी आंत। पाचन करेगी क्या, कुछ बचा ही नहीं उसके पास तो वास्तविक फॉर्म जो है वो कायल है भोजन की, और कायल एक प्रकार का मल है। और उस मल में से क्या निकालेगी, वो पानी निकाल लेगी। तो पानी निकालने के बाद में दृढ़ जो भोजन है वो बड़ी आंत से होता हुआ फिर मलाशय के अंदर, जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है ना, क्योंकि बड़ी आंत जो है ना, इसको मैं बता दूं एक बार, बड़ी आंत को भी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, जो बड़ी आंत है ना, वो छोटी आंत यहाँ तक खत्म हो चुकी थी। ओके, ये यहाँ से, अब यहाँ से ये देखो, ये यहाँ पे एक संरचना बनाई थी जिसको मैंने अपेंडिक्स बोला था। यहाँ से ये बड़ी आंत स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो बड़ी आंत इस तरीके से, इसको बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एरिया है ना, व्यास है, वो ज़्यादा है, ये बड़ी है, मोटी है ना, इस तरीके से ये बड़ी आंत हो गई। ओके, तो अब देखो ये बड़ी आंत है यहाँ पे, है ना, इसको हमने क्या बोला, बड़ी आंत। अब इस बड़ी आंत के अंदर जो है, जो भोजन है वो अभी फिलहाल तो तरल रूप के अंदर है। जैसे यहाँ से आया भोजन, इस जगह से प्रवेश किया, ये यहाँ पे क्या है, ये भोजन है, और इस भोजन के अंदर जल भी है। ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार का कायल है। ओके, लास्ट में जो बचा भोजन ये कायल है, कायल को हम क्या बोलते हैं, मल। ओके, अब क्या होगा, ये जब तक रहेगा कि जब तक इसमें से जो जल है, उस जल का अवशोषण, इसमें से क्या हुआ, जल का अवशोषण हो चुका है, जल का अवशोषण हो चुका है। अब ये जल का अवशोषण हो जाएगा, उसके बाद में जो भोजन है, ये भोजन यहाँ पे इस जगह आके, इस भाग के अंदर, यहाँ पे दृढ़ फॉर्म के अंदर इस जगह एकत्रित हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, मलाशय, रेक्टम या मलाशय बोलते हैं। और इस मलाशय के अंदर क्या जमा हो जाता है, इसके अंदर ये क्या है, मल। ठीक है, ये मल जमा हो जाता है। ओके, ये होता है अंतिम भाग। अब देखो इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक ये चीज जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ठीक है, हर व्यक्ति के शरीर के अंदर अपेंडिक्स होती है, आपने देखा होगा, कईयों के बाहर निकालनी पड़ती है ऑपरेशन के द्वारा। वो इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि लगातार वो जब भोजन का सेवन करता है, तो अगर मान लो शरीर में पानी की कमी हो जाए, या लंबे समय तक यदि वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है, वो नियमित रूप से वो शौचालय शौच नहीं कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ गंदे पार्टिकल इसमें जमा हो जाते हैं, और वो जहर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ये जो है दर्द करने लग जाते हैं, इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो हर आदमी के अपेंडिक्स है, लेकिन कारण ये है कि किसी के ये सक्रिय हो जाती है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, और किसी की सक्रिय नहीं होती तो वो चलता रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये बड़ी आंत दे रखी है, इस बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांट रखा है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो देखो बड़ी आंत को 3 भागों में कैसे बांटते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ जो भाग है ना, इसको तो हम बोलते हैं क्या, सिक्कम। इस भाग का नाम होता है सिक्कम। ओके, इसका नाम क्या होता है, सिक्कम। और इसको हिंदी में अंधनाल बोलते हैं, अंधनाल, क्योंकि अंधनाल जो है अपेंडिक्स को बोलते हैं, इसलिए इसका भी नाम क्या हो गया, अंधनाल हो गया। ओके, और दूसरा जो भाग होता है, जो मेन होता है, बड़ी आंत का टेक्निकल नाम ही कोलोनी है, ध्यान रखना। यानी कि दूसरे वाले भाग पे डिपेंड करता है, यहां से लेके और यहां तक, ये इसका दूसरा भाग है। देखो यहां से और यहां तक, ये इसका दूसरा भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन। ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं कोलोन। ये पूरा भाग जो है वो है कोलोन। कहां से, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक। अब जो कोलोन है ना, दूसरा भाग, वो सबसे बड़ी है इसके अंदर, उसकी वजह से ही बड़ी आंत को कई बार हम कोलोन बोलते हैं। ओके, तो जो कोलोन है वो 3 प्रकार की है। देखो यहाँ पे, सॉरी 4 प्रकार की। देखो ये यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोलोन है उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन, है ना, आरोही कोलोन। ओके, चढ़ती हुई है, तो इसको तो हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन ना। इसको मैं लिख देता हूं असेंडिंग कोलोन, या हिंदी में आप जानते हो असेंडिंग मतलब आरोही कोलोन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। देखो ये ऐसे होती है ना, वो क्या है, ट्रांसवर्स है, ऐसे दिख रही है ना, अनुदैर्घ्य, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स
वर्ड्स कोलोन। ओके, और ये नीचे उतरती हुई कोलोन है यहाँ पे, तो इस कोलोन को हम बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, यानी अवरोही कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और एक प्रकार और इसका ये है, चौथा प्रकार, देखो ये, इसको एस की शेप होती है ना, एस की शेप, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन, ये होती है सिग्मोइड कोलोन। और ये जो सिग्मोइड कोलोन होती है वो एक प्रकार से रेक्टम का भाग होता है। तो ओके, तो देखो प्रथम भाग क्या हो गया इसका अंडनाल हो गया, सिक्कम। दूसरा भाग क्या हो गया, कोलोन। तीसरा भाग क्या हो गया इसका, सिग्मोइड। ओके, तो 3 भाग इसके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और कोलोन को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ओके, हाँ, चौथा भाग इसमें क्या हो गया, रेक्टम हो गया ना, वो तो उसमें आ गया सिग्मोइड तो है ना कोलोन में, तो चौथा भाग क्या हो गया इसका, रेक्टम। तो ये है, इस पूरी बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। तो इस भाग में क्या होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। ये था हमारा पाचन तंत्र जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब देखो, अब हमारे पास एक छोटा सा इसके अंदर बचा है, वो आपको इसी के साथ बता दूं कि इसमें पूछा जाता है कि पाचन की क्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो अभी देखो कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पाचन की जो क्रिया है वो किस तरीके, पाचन की क्रिया को मुख्यतः जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। इधर देखो, पहला जो है वो है अंतर्ग्रहण। आप समझ चुके हो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, मुख्य द्वारा ग्रहण किया जाता है, मुख्य अंदर जो भी होता है वो आप इसके अंदर पूरा समझा दोगे, टोटल समझा चुका। अंतर्ग्रहण होने के बाद में भोजन को केवल अंतर्ग्रहित किया जाता है और दांतों से काटा जाता है, बस इतना ही आपको इसके अंदर बताना। दूसरा देखो, पाचन, दूसरा जो है प्रक्रिया, पाचन की जो प्रक्रिया है वो होती है पाचन। और पाचन के अंदर आपको पूरा लिखना है इसके अंदर कि मुख्य अंदर किसका पाचन हुआ, उसके बाद में ग्रसनी में गया तो उसमें क्या हुआ, उसमें कोई पाचन नहीं हुआ, फिर ग्रसिका में गए कोई पाचन नहीं हुआ, आमाशय के अंदर क्या हुआ, पाचन हुआ बिल्कुल प्रोटीन का, फिर बाद में छोटी आंत के अंदर संपूर्ण पाचन हो गया। ओके, और छोटी आंत के अंतिम भाग के अंदर भी क्या हो गया, पूरा उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा उसका पाचन हो गया। उसके बाद में क्या होता है, तीसरी जो प्रोसेस है वो होती है अवशोषण। अवशोषण तो हो गए, अब अवशोषण में आपको कहीं पे कुछ नहीं लिखना है। अब जो अवशोषण है वो कहाँ हुआ, एक तो इलियम, छोटी आंत के अंतिम भाग में हुआ अवशोषण। किसका हुआ, जो हमारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका अवशोषण करना था, मेनली यही चीजें होती है। तो छोटी आंत के अंदर इसमें केवल इतना लिखना है कि छोटी आंत का जो इलियम वाला जो भाग है उसके द्वारा उसका अवशोषण हो गया। ओके, उसके बाद में बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखना है कि जल का जो अवशोषण होता है वो किसमें होता है, बड़ी आंत में होता है। ओके, चौथा इसके अंदर है स्वांगीकरण, भी एक प्रोसेस है, उसमें बताते नहीं है लेकिन मैं इसमें लिखा देता हूँ, वैसे 4 ही होती है बेसिकली। स्वांगीकरण का मतलब मैंने बता दिया आपको, यकृत के द्वारा जो एब्जॉर्ब किए गए जो पदार्थ वो ले लिए जाते हैं और उन पदार्थों को फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग अंगों के पास का, इसको इतनी एनर्जी चाहिए, इसको इतनी एनर्जी चाहिए, या फिर उनके द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है, स्वांगीकरण का मतलब एनर्जेटिक एनर्जी बनाई जाती है, वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है शरीर के प्रत्येक अंगों तक। ओके, फिर बाद में देखो 5वां, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन या इजेक्शन भी बोलते हैं इसको, है ना, उत्सर्जन, है ना, या बहिर्क्षेपण बोल दो। और उत्सर्जन में आपको कुछ नहीं लिखना है। बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है जिसको रेक्टम बोलते हैं, उस रेक्टम के अंदर जो दृढ़ पदार्थ, जो दृढ़ भोजन है, जो कायल की अवस्था में रहता है, वो उसको मल कहते हैं। और जो मल होता है उसका पीला रंग यकृत के द्वारा संश्लेषित होने वाले एक वर्णक जिसका नाम है बिलीरुबिन, उसके द्वारा होता है। और वो क्या होता है कि इच्छा अनुसार, व्यक्ति की इच्छा अनुसार जब वो एकत्रित हो जाता है तो वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है, गुदा द्वार के द्वारा वो क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस इतना ही इसके अंदर है। ये हमारा पाचन की क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो मैंने ऑर्गन के साथ साथ आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, क्योंकि पाचन इसमें सबसे ज्यादा लिखना होता है, इसमें कुछ लिखना नहीं, इसमें क्या लिखोगे आप, अंतर्ग्रहण कर लिया, बात खत्म। पाचन के अंदर जो है सबसे ज्यादा इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि पाचन जो है वो कहाँ हुआ, मुख के अंदर, मुख का थोड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आमाशय का जो है उसमें लिखना पड़ेगा, आमाशय में हुआ, उसके बाद में छोटी आंत में हो वो लिखना पड़ेगा। बस इतना ही तो है, 3 जगह पाचन लिख दो, पूरे एंजाइम बता दो क्या क्या पाचन किया वो लिख दो। फिर होता है अवशोषण, अवशोषण में क्या लिखना है भाई, एक तो छोटी आंत का अंतिम भाग जो इलियम है ना उसमें हो गया, उसमें किसका हो गया, पी एफ और प्रोटीन, फैट और क्या कार्बोहाइड्रेट, बस इसका पाचन हो गया। और प्लस में इधर देखो अवशोषण, प्लस में बड़ी आंत में किसका हो गया, जल का किस में हुआ अवशोषण, बड़ी आंत में। बस इतना है तो लिखना है इसके अंदर, और क्या लिखोगे बताओ।
स्वांगीकरण मैंने बता दिया, एब्जॉर्ब किए गए जो पदार्थ है वो लीवर के द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं, स्टोरेज कर लिए जाते हैं, जिनके द्वारा ऊर्जा जो बनती है उसको फिर बांट दिया जाता है। कुछ नहीं लिखना है। अब उत्सर्जन में क्या लिखना है, मल को बाहर निकाल दिया जाता है, बस बात खत्म। तो पूरा पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन है वो आपके आराम से आप इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा पाचन तंत्र बेटा। अब अगला जो है हम पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र अगले लेक्चर में। ओके, तो देखो अच्छा टॉपिक है और मैं आशा करता हूँ कि सभी रेगुलर अपनी जो क्लास है उसको चालू रख रहे हैं। और एक बार और कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी बनती, कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद में ही क्या होता है, एक चेन का निर्माण होता है। तो आपको एक चेन बनानी है जिसके अकॉर्डिंग अपने आसपास के जो बच्चे हैं 10th क्लास के, यहाँ तक कि आप 9th क्लास के बच्चों को, यहाँ तक कि आप कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं उनको भी आप इस लेक्चर को आप बता सकते हो, ताकि वो भी अपने आधे पौन घंटे जो भी अपनी स्टडी आराम से कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।